सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशिमा महाजन आज एक नए पाठ के साथ लासा की ओर, जो कि राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है, को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। राहुल सांकृत्यायन आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार हैं बच्चों। ऐसा कह लीजिए कि आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंधा गांव में सन 1893 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। शुरू से इनके स्वभाव में घुमक्कड़ी प्रवृत्ति विद्यमान थी। इसी कारण बाद में वे साधु बन गए और नाम पड़ा दामोदर। इन्होंने अपनी शिक्षा आगरा से भी ली, काशी से भी ली और लाहौर से भी प्राप्त की। 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तभी से राहुल सांकृत्यायन नाम से जाने लगे। राहुल जी विविध भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्हें महापंडित भी कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन, इनकी जो भाषा है उस पर घुमक्कड़ी का पूरा प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने देश विदेश की यात्राएं की हैं। अपने साहित्य में इन्होंने उन यात्राओं का सजीव वर्णन किया है। इनकी यात्रा पिकनिक के लिए नहीं होती थी, कठोर साधना होती थी, और इस साधना के दर्शन आपको इस पाठ में देखने को मिलेंगे बच्चों। यहाँ भी ये यात्रा करते थे। वहाँ के जो लोकल वर्ड्स होते थे, स्थानीय शब्द होते थे, उनका प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते थे। इस पाठ में भी उन्होंने तिब्बत के लोकल वर्ड्स का प्रयोग किया है। जगह जगह आपको डांडा शब्द नज़र आएगा, तो डांडा एक खतरनाक जगह है। थोंगला शब्द नज़र आएगा, छंग शब्द नज़र आएगा। तो छंग जो होती है वो एक नशीला पदार्थ होता है, जिस तरह क्या कह सकते हैं हम, जो भी नशीली ड्रिंक्स होती हैं उनकी तरह। थुपका वर्ड यूज़ किया है। थुपका वर्ड क्या होता है? वहाँ का एक डिश है तिब्बत की। चलिए पाठ शुरू करते हैं। लासा की ओर एक यात्रा वृतांत है। इसमें राहुल सांकृत्यायन ने सन 1929-30 में नेपाल से तिब्बत के दुर्गम रास्तों का रोमांचक वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि तिब्बत की यात्रा कितनी मुश्किल थी, क्योंकि 1929-30 का समय वो समय था जब भारतीयों को तिब्बत जाने की मनाही थी। भारत के लोग जो थे तिब्बत नहीं जा सकते थे। तो इन्होंने क्या किया? तिब्बत इनको जाना था, तो इन्होंने क्या किया? एक भिखारी का वेश धारण कर लिया। फरीकलिंगपोंग मार्ग से गए थे ये। चलिए पाठ शुरू करें। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरीकलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की चीज़ें भी इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। ये व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। तो इसमें लेखक ने बताया है कि नेपाल तिब्बत मार्ग किसी समय नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य मार्ग हुआ करता था। इसी मार्ग से नेपाल और तिब्बत का व्यापार होता था। व्यापारिक दृष्टि से ये मार्ग अपना विशेष महत्व रखता है। फरीकलिंगपोंग का रास्ता खुलने से पहले की बात है। नेपाल के अलावा हिंदुस्तान की चीज़ें भी इसी मार्ग से तिब्बत पहुंचती थी। तो ये जो मार्ग है वो बहुत महत्व रखता है। आजकल ये व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। चीनी पलटन मतलब सेन, चौकियाँ मतलब सुरक्षा के लिए जो बनाए गए ठिकाने होते हैं, और व्यापारिक का मतलब व्यापार से संबंधित, ट्रेड से रिलेटेड। बसेरा होता है रहने का स्थान। परित्यक्त वर्ड आएगा। परित्यक्त का मतलब छोड़ा हुआ, आबाद, बसा हुआ, यहाँ लोग रहते हैं। ठीक है। तो कहते हैं आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में यहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है, और ना औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं।
चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हैं, यानी कि आपको कोई जानता भी नहीं है, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। तो इसमें बताया गया है कि वहाँ जो परित्यक्त किला था वो एकदम सुनसान था, वीरान था। कभी उसमें चीनी फौजी रहा करते थे, आजकल वह खाली पड़ा हुआ है। तो लेखक क्या करा, लेखक ने वहाँ चाय पीने के लिए ठहरा। फिर उसने बताया कि तिब्बत के लोग कैसे हैं। तो तिब्बत के लोग जाति पाति का भेदभाव नहीं मानते, ना ही छुआछूत में विश्वास रखते हैं। दूसरे, वहाँ की स्त्रियाँ पर्दा नहीं करती जिस तरह भारतीय स्त्रियाँ पर्दा करती हैं। और चोरी के भय से निम्न श्रेणी के भिखमंगों को कहते घर के भीतर घुसने नहीं दिया जाता। परित्यक्त चीनी किले की बात यहाँ की गई है। परित्यक्त चीनी किला जो था नेपाल तिब्बत मार्ग पर, तो बहुत सारे सैन्य किले बने हुए थे। कभी चीनी सैनिक जो रहते थे वहाँ पर, तो क्या होता था, लेखक इस समय लासा की यात्रा करते समय एक भिखमंगे के वेश में था। तब उसने बताया कि किस तरह का माहौल था वहाँ पर, कि वहाँ के लोग कैसे थे। और लेखक ने रास्ते में क्या क्या देखा कि फौजी मकान गिर चुके हैं, किसानों ने किले के कुछ भागों में अपना घर बना लिया है, जिससे वहाँ आबादी बढ़ गई है। तो बहुत मतलब बदलाव आ गया, क्योंकि 5 साल पहले लेखक ने जो यात्रा की थी और अब जो यात्रा की है उसका कंपैरिजन कर रहा है कि कितना बदलाव है। तो वो बता रहा है, क्या कह रहा है आगे, यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, तो इसमें उसने ये भी बताया है कि किस तरह वहाँ के लोग बिल्कुल भयभीत नहीं रहते जिस तरह यहाँ के लोग भयभीत रहते हैं। किसी को घर के अंदर नहीं आने दिया जाता। जहाँ यहाँ की स्त्रियाँ पर्दा प्रथा अपनाती हैं, वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। जाति पाति नहीं है, छुआछूत का भेदभाव नहीं है। तिब्बत में लोग बहुत निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे हैं उन्हीं को बस चोरी के बेस से घर के भीतर नहीं आने देते, बाकी तो खुल के जा सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि हमारी चाय अच्छी नहीं बनी है, इसमें मक्खन नहीं पड़ा है, तो आप खुद जाके अपनी चाय बना सकते हैं। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। अब बताया है कि जब वो परित्यक्त चीनी किले से आगे बढ़ने लगे, यानी कि जो जिस किले में रहकर उन्होंने चाय पी थी, उस किले से जब वो आगे बढ़ने लगे तो एक राहदारी मांगने आया। राहदारी मतलब तिब्बत में जाने के लिए पुल से जो नदी पार करनी है ना, उसके लिए एक अनुमति पत्र बहुत ज़रूरी होता है, और वो पत्र जो मजिस्ट्रेट के हाथ से ही लिखा गया होता है। तो लेखक जो है वो बता रहा है इस समय वो किस वेश में था, उसे ठहरने की अच्छी जगह कैसे मिली। वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले की आखिरी गांव में पहुंच गए। वहां भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति कौन है? लेखक का फ्रेंड है सुमति। और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। अब वेश हमारा भिखारियों का था, फिर भी कहता है रहने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल गई, क्योंकि सुमति की जान पहचान के लोग पड़े थे वहाँ पर। सुमति को बहुत लोग जानते थे वहाँ पर। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे, और भिखमंगे नहीं, एक बद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। कहता पहले जब हम आए थे तो तब तो 1929-30 का समय ऐसा था जब भारतीयों को अनुमति नहीं थी, तब हमें भिखारी वेश में आए थे, एक बैगर के वेश में आए थे। लेकिन आज हम एक नॉर्मल इंसान के वेश में आए हैं, एक नॉर्मल मतलब जो सभ्य जाति के लोग होते हैं उस वेश में आए हैं। तब भी की बात बता रहा है कि भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई उन्हें। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक बद्र जाति के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। कह रहा है जब हम 5 साल पहले भिखमंगे के वेश में आए थे तब तो हमें किसी ने बहुत अच्छी जगह रहने के लिए दे दी थी, लेकिन जब हम इसी रास्ते से 5 साल बाद आए हैं और एक भद्र वेश में लौटे हैं तब किसी ने भी हमें रहने के लिए जगह नहीं दी, और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं, यानी कि लोग नशा कर लेते हैं, सो जाते हैं, तो पता नहीं चलता है उन्हें भी कुछ भी। तो लेखक लासा की यात्रा करते समय भिखमंगे के वेश में था, तो सुमति की जान पहचान के कारण ठहरने का अच्छा स्थान मिल गया था। आज से 5 साल पहले लेखक इसी रास्ते जब तिब्बत आया था
तब वो भिखमंगे के वेश में ना होकर भद्र पुरुष के वेश में था और घोड़े पे सवार था। उस समय इतनी जगह ढूंढी पर ठहरने की अच्छी जगह नहीं मिली, इसलिए उसे मजबूरी में एक गरीब झोंपड़े में ठहरना पड़ा था। तो लेखक को अतिथि सम्मान के नाम पर चीन में यह अनुभव मिला कि जान पहचान के कारण वहाँ ठहरने की अच्छी जगह मिल जाती है, लेकिन सामान्य तौर पर जगह मिलना लोगों के मूड पर निर्भर करता है। शाम के वक्त वहाँ के वासी जो रहने वाले लोग हैं वो नशा करते हैं, मदमस्त हो जाते हैं, उसके बाद वो किसी की भी कुछ नहीं सुनते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। अब तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह की बात की है, उसे डांडा कहते हैं। ये जो पहाड़ है वो 16-17 हज़ार फीट ऊंचे होने के कारण निर्जन होते हैं। निर्जन मतलब यहाँ कोई आने जाने वाला नहीं होता। नदियों के मोड़, पहाड़ों के कारण यहाँ लोग दिखाई नहीं देते, तो डाकू क्या करते हैं, यहाँ खुद को सुरक्षित अनुभव करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे आप। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल, बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उससे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम इतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार, जीभ निकाल, कुछ कुछ दिया दिया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। अब इसमें लेखक अपने बारे में बता रहे हैं उन्होंने क्या किया था जब भिखारी वेश में आए थे। क्योंकि तिब्बत में हथियार रखने के बारे में कोई नियम कानून है ही नहीं, पुलिस का प्रबंध नहीं है, कानून का प्रबंध नहीं है, तो लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक पिस्तौल जो है वो अपने पास रखते हैं। क्योंकि सुरक्षा के लिए पुलिस ही नहीं है तो लोग क्या करें, वो अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही बंदूक पिस्तौल अपने पास रख लेते हैं। और डांडा जैसी जगह जो है वो थोंगला, वो एक निर्जन प्रदेश है। यहाँ हत्या के गवाह जुटाना कठिन हो जाता है, हथियारे पकड़े ही नहीं जाते हैं। और लेखक जो है समुद्र तल से इस समय 17-18 हज़ार फीट ऊंचाई पे पहुंच गया था। फिर लेखक बताता है कि वो क्या करते हैं जब वो भिखमंगे के वेश में आए थे यहाँ पर, तो वहाँ पर लोगों को जब देखते थे टोपी उतार के, जीभ निकाल के क्या करते थे, भिखारियों की तरह कुची कुची, मतलब ऐसा एक वर्ड यूज़ करके पैसा दे दे भीख मांगने लगते थे। लोग पहचान नहीं पाते थे उन्हें। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। लेकिन अब वो घोड़ों पे चढ़ के आए हैं, तो अब एक भद्रवेश में आए हैं, तो अब बता रहा है कि पहाड़ की चढ़ाई इतनी ऊंची है, पीठ पे सामान लादा हुआ है। अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमती से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। अब आगे बढ़े। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। अब लेखक जो है अपने मित्र सुमति के साथ है, तो उन्होंने डांडे से पहले एक जगह आई होगी, यहाँ पे चाय पी और दोपहर के वक्त उन्होंने डांडे की चढ़ाई शुरू कर दी। हम समुद्र तल से 18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हज़ारों श्वेत शिखर चले गए थे। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। उतराई का रास्ता कैसा था वो लेखक ने बताया। तो इसमें बता रहा है लेखक कि वो जब डांडे से ऊपर चलने लगे तो वो इस टाइम पर 17-18 हज़ार फीट ऊंचाई पे खड़े हैं और सर्वोच्च स्थान पर डांडे नामक जगह है। और वहाँ पर आपको पता ही है, जैसे पहाड़ी स्थान होते हैं तो वहाँ पर देवी देवता बसते हैं, तो इनका भी देवी देवताओं का स्थान जो था वो डांडे में था। और तिब्बत में डांडे ऐसे स्थानों को ही कहते हैं जो पहाड़ के अंतिम किनारे और नदी के मोड़ पे स्थित होते हैं। तो बता रहा है बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ जो थे वो बिल्कुल नंगे थे, ना तो बर्फ़ की सफ़ेदी दिखाई दे रही थी, ना हरियाली।
और डांडे 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित है, तो पहाड़ और नदी के मोड़ पे होने के कारण बिल्कुल निर्जन, पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं, कानून व्यवस्था कोई नहीं है, खून का कोई गवाह तक नहीं मिलेगा। तो वो सोच रहे हैं अभी कि तिब्बत में कानूनी व्यवस्था कैसी है, सुरक्षा की स्थिति कैसी है, बहुत ही चिंताजनक है। मतलब मरे आदमी की भी कोई परवाह नहीं करता यहाँ पर, इसीलिए डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थान ये बताया गया है। फिर बताया कि सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। अब डांडे के देवता का स्थान किस तरह सजाया गया वो बताया है यहाँ पर, कि डांडे जो जगह है वहाँ पर किस तरह उनके जो देवता, देवी देवता जो पहाड़ियों में ऊंचे स्थानों पर रहते हैं, तो उनके किस तरह स्थान को सजाया जाता है, वो चीज़ लेखक ने यहाँ बताई है कि रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। आपने देखा होगा जब भी आप कभी हिल स्टेशन पर जाते हैं और जब भी बौद्ध धर्म के मंदिरों के आसपास जाते हैं, तो रंग बिरंगी झंडियाँ जो हैं वो आपको दिखाई देती होंगी। वो रंग बिरंगी झंडियाँ जो है वो बौद्ध धर्म की प्रतीक कही जा सकती हैं। तो उसी की बात लेखक ने यहाँ पर हमें बताई है कि डांडे तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह है। डांडे के ऊंचे स्थान पे देवता का स्थान था। इन्हें पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों, रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। शायद चढ़ाई तो कुछ थोड़ी दूर मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा, लेखक का घोड़ा कुछ स्लो स्पीड में हो गया। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। तो लेखक उसे मारना नहीं चाहता था, नहीं तो होता क्या अक्सर कि चाबुक से मारते हैं, घोड़े को चल नहीं रहा है। लेकिन लेखक ने भी सोचा कि वो भी बेचारा थक गया होगा, तो लेखक ने उसे नहीं मारा। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया, तो वो बहुत पीछे रह गया अपने फ्रेंड से, क्योंकि सुमती बहुत आगे निकल गया और मैं दोनिक वस्तु की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। अब दोनिक वस्तु की बात की है। दोनिक वस्तु कौन है? एक स्पेनिश नॉवल है जिसका हीरो है और वो हमेशा घोड़े पे सवार रहता है। उसी तरह अब लेखक को लग रहा है, जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, कि मैं भी दोनिक वस्तु की तरह घोड़े पे झूमता हुआ चला जा रहा था। पता ही नहीं चल रहा था कि घोड़ा आगे चल रहा कि मैं पीछे चल रहा हूँ। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। अब वो रास्ता भटक गया। उसे ये नहीं पता चल रहा था कि किस सड़क पे जाना है। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमती इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में था। अब जो मंगोल वहाँ के लोग होते हैं ना, बौद्ध धर्म के मंगोल जो होते हैं, मंगोले, उनका मुंह वैसे ही रेड होता है टमाटर की तरह। तो अब तो वो और गुस्से में था। तो उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूट डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया। फिर लेखक बोला कि तुमने 2 टोकरी कंडे फूल डाले, यानी कि ईंधन जला दिया, चाय को गर्म कर लिया, पर मैं क्या करता, मैं तो अपना रास्ता पिछड़ गया था। मैंने बड़ी नरमी से जवाब दिया, मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमती को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। मैंने आपको बताया था थुक्पा एक तिब्बतियन डिश है। और चाय सत्तू आपको पता ही है सत्तू क्या होते हैं, जो को रोस्ट करके बनाया जाता है, उसको इन्होंने चाय के साथ खाया। आगे बढ़े। अब हम तिंगड़ी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से गिरा टापू सा मालूम होता था। अब तिब्बत के ये तिंगड़ी विशाल मैदान में आ गए हैं, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है कि तिंगड़ी के विशाल मैदान में थे जो एक पहाड़ों से घिरा हुआ टापू सा मालूम होता था। आगे, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है, उसी पहाड़ी का नाम क्या है? तिंगड़ी समाधि गिरी। आपके क्वेश्चंस में भी ये वर्ड आएगा, तो आपको घबराना नहीं है। तिंगड़ी समाधि गिरी एक जगह का नाम है, एक पहाड़ी का नाम है बच्चों। तिंगड़ी में एक विशाल मैदान है और उसके चारों ओर पहाड़ी पहाड़ हैं। उस मैदान के बीचों बीच भी एक पहाड़ है और वहाँ ऐसा प्रतीत होता है मानो वह पहाड़ों से गिरा हुआ कोई टापू हो। मैदान के बीच जो पहाड़ी स्थित है उसी का नाम क्या है? तिंगड़ी समाधि गिरी। और तिंगड़ी के विशाल मैदान के चारों ओर क्या नज़र आते हैं? पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ नज़र आते हैं जो कि टापू जैसे प्रतीत होते हैं।
और सुमति जो है मंगोल जाति का एक बौद्ध भिक्षुक है। वैसे मंगोल जाति का एक बौद्ध भिक्षुक ज़रूर है सुमति, लेकिन उसका वास्तविक नाम जो था वो लोमजंग शेख था। लोबजंग शेख, इसका अर्थ पता क्या होता है? सुमति प्रज्ञ। तो लेखक ने उसे सुमति के नाम से पुकारा। एक शॉर्ट वर्ड, ये लेखक को लासा की यात्रा के दौरान मिला था, जो फ्रेंड था लेखक का। गांव में सुमति के कितने ही यजमान थे, कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते। अब यहाँ पर बताया गया है, मंत्र पढ़कर जो गांठ लगा देते हैं धागे की, उस कपड़े को गंडा कहती हैं। ये बौद्ध धर्म का पवित्र प्रतीक होता है और इस पर बोध गया से लाया हुआ जो वस्त्र है या धागा है वो बांधा जाता है। परंतु जब बोध गया का वस्त्र समाप्त हो जाए तो किसी भी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लिया जाता है, जिसे यहाँ पर गंडा किया गया है। वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। अब उसके मित्र सुमति ने ये सुना तो स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। बहुत ढूंढा उन्होंने, लेकिन उन्हें कोई ना मिला। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, लेकिन उन्हें कोई ना मिला। कहाँ गया? यस, सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने बरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था। अब लेखक सोच रहा है कि सवेरे ही चल दिए होते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ेगा उन्हें। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। अब 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चलने हैं। ललाट धूप से जल रहा है। ललाट मतलब फोरहेड, आपका माथा, और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। अब सूर्य की तरफ मुँह करके चलोगे तो ऐसे ही होगा ना। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगड़ी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जो ज़मीन है वो बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। उसने बताया कि जो तिब्बत की ज़मीन है वो छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। अब कुछ वर्ड्स का मतलब आप जानिए पहले, उसके बाद मैं आपके बढ़ती हूँ। आपको पता है विकट क्या होता है? कठिन। कंडे आपको बता दिया गया है, दुर्ग बता दिया गया है। आगे नेक्स्ट, 1 मिनट बच्चों। जैसे टापू भी बता दिया था, पानी में उठा हुआ पर्वत है। बेगार, बेगार का मतलब बिना मेहनत आना लिए काम करने वाला मजदूर। जागीरदार, जागीरों के जो मालिक होते हैं। और भिक्षु पता ही है आपको, बौद्ध अनुयायी जो होते हैं, बौद्ध धर्म का पालन करने वाले जो होते हैं। आगे हस्तलिखित वर्ड आएगा तो हाथ से लिखी हुई, पोथियाँ मतलब किताबें। तो इसमें लेखक आगे बता रहा है कि तिब्बत की जो जागीर व्यवस्था है वो कैसी है, कि तिब्बत की सारी ज़मीन है जो छोटी बड़ी जागीरों में बटी हुई है। इनमें से अधिकतर जागीरें बौद्ध मठों के हाथ में होती हैं, जब विहारों के हाथ में। हर एक जागीरदार अपनी अपनी जागीर में क्या करता है? खेती कराता है। उसके लिए मजदूर जो है वो बेगार में मिल जाते हैं, मतलब उन्हें पैसा ना देना पड़े। और खेती का प्रबंध करने के लिए कोई भिक्षु भेजा जाता है। जागीर के लोग उसे राजा के समान क्या करते हैं? आदर देते हैं। और तिब्बत में खेती का प्रबंध करने वाले जो भिक्षुओं की स्थिति है वो किसी राजा से कम नहीं होती। जागीर के लोग उसे अन्नदाता के रूप में सम्मान देते हैं। शेखर विहार की खेती के भिक्षु का नाम क्या था बेटा? नमसे। नमसे। तो नमसे की विशेषताएं आगे आपको पता चलेंगी। स्वभाव से नमसे कितने विनम्र हैं, भद्र हैं, स्नेही हैं, प्यार करने वाले। वे लेखक को बड़े प्रेम से मिले। यद्यपि सुमिति के परिचित तिंगड़ी में भी थे, लेकिन वो एक और जजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था। लेकर बता रहे उस टाइम मैं ऐसे वेश में नहीं था, लेकिन
उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। एक मिनट, मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा तो मैं अब अपनी पुस्तकों में रम गया था, यानी कि मैं अब अपने पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगड़ी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो यजमान कौन सा व्यक्ति होता है बच्चों? जो किसी ब्राह्मण से कोई धार्मिक कार्य कराता है। तो सुमति अपने यजमानों को गंडे दे देता था, क्योंकि उनके यजमानों को ये विश्वास है कि इन गंडों को बोध गया से लाए गए कपड़े से बनाया गया और ये गंडे उनकी रक्षा करेंगे। यजमान क्या करता था? गंडों के बदले सुमति को दक्षिणा देते थे। सुमति जो है वो यजमानों के पास इसलिए जाना चाहते हैं कि वे अपने यजमानों को गंडे दे सकें और उनसे दक्षिणा प्राप्त कर सकें। लेखक उन्हें वहाँ इसलिए नहीं जाने देना चाहता क्योंकि इस प्रकार उनकी यात्रा में रुकावट आ जाएगी। सुमति जो है वो वहाँ पर हफ्ता भर लगा देंगे और लेखक के पास इतना टाइम नहीं है। तो लेखक ने सुमति को अन्य गांव में ना जाने के लिए कहकर मना लिया कि जिस गांव में भी ठहरना हो वहाँ के यजमानों को गंडे बांट दो, पर आसपास के दूसरे गांव में मत जाना, क्योंकि इससे होने वाली हानि के बदले लेखक जो है वो लासा पहुँचकर उसे रुपये दे देगा, वो चिंता ना करे। सुमति ने लासा में पैसे लेना स्वीकार कर लिया था। और यहाँ पर उन व्यक्तियों की भी बात हुई है। तिब्बत में खेती का प्रबंध देखने वाले मठों के भिक्षुओं को वहाँ काम करने वाले जो हैं वो एक राजा के रूप में आदर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो बेगार उन व्यक्तियों को कहते हैं जो बिना कोई निश्चित पगार लिए काम करते हैं। जागीर यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया और ये एक विदेशी शब्द है। बस ये था हमारा पाठ। तिब्बती समाज बताया है। तिब्बती समाज जो अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ था उस समय, और जो लोग थे बौद्ध सन्यासियों के द्वारा दिए गए गंडे तावीज़ों को अपनी रक्षा का आधार मानते थे। समाज में कानून व्यवस्था बताई है कितनी दयनीय स्थिति में थी। पुलिस गवाहों के अभाव में कुछ कर नहीं पाती थी। जान जाने के डर से कोई किसी के विरुद्ध गवाही देता नहीं था। जाति पाति छुआछूत का भेदभाव वहाँ था नहीं। स्त्रियाँ पर्दा करती नहीं थी। अपरिचितों को भी घर के भीतर आने की मनाही नहीं थी। यात्रियों को रहने की, खाने पीने की सुविधा दी जाती थी। और ये तिब्बतीय लोग होते थे वो छंक पीकर क्या करते थे? अपने मदमस्त हो जाते थे, होश गवा बैठते थे। बस ये था हमारा लासा की ओर पाठ। आपको ये पाठ उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने वैसे तो दे दिए हैं, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कंजूर। कंजूर क्या होता है? भगवान बुद्ध के वचन की अनुवादित हस्तलिखित पोथियाँ हैं, ठीक है, उनके हाथ से लिखी गई पोथियाँ हैं। और तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या क्या कठिनाइयाँ आईं, वहाँ के रास्ते कैसे ऊंचे नीचे थे, वहाँ की जलवायु कैसी थी, वो आपको पता चला यहाँ पर। और तिब्बत की जलवायु भारत से बिल्कुल ही क्या है? डिफरेंट है, ये भी आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। तिब्बत में कानून व्यवस्था भारत से बिल्कुल अलग है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तिब्बत से बिल्कुल भी डिफरेंट हैं भारत की। और तिब्बत में लोग जो हैं, महिलाओं की क्या स्थिति है वो भी बता दिया है। तिब्बत में अपरिचित व्यक्तियों को महिलाएं जो हैं वो चाय बनाकर देती हैं, जबकि हमारे घरों में, जहाँ हमारे भारत में महिलाओं को तो सामने भी नहीं आने दिया जाता। फिर डांडे के देवता का स्थान सबसे ऊंची चोटी पे बताया गया है। उनके आसपास रंग बिरंगे कपड़े की झंडियाँ लगाई गई हैं, ये भी आपको बताया। कृषि योग्य ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो छोटे छोटे जागीरदारों में बांट दिया जाता है। इन पे नियंत्रण किसका होता है? मठों का नियंत्रण होता है। बस ये था आपका लासा की ओर पाठ। आगे आप क्वेश्चन आंसर देखिए। जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय बच्चों।